पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो हमारे उस साइड के दोस्त हैं ना, वो नैरेटिव बिल्डिंग के माहिर हैं। जितना उनको नैरेटिव बिल्ड करना और बनाना आता है, शायद ही किसी और को बनाता हो। वो तो बल्कि गोबल से भी आगे निकल गए हैं, जिसने कहा था झूठ इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। अगर हम याद करें तो इनकी स्टोरी शुरू होती है सर 35 पंक्चर से, और 35 पंक्चर से होते हुए 4 हलकों तक पहुंचती है, फिर पनामा आता है, फिर बैरूनी साजिश आती है, फिर न्यूट्रल तो जानवर है होता है की बात होती है, फिर हम कोई गुलाम है आ जाता है, फिर फॉर्म 47 आ जाता है, फिर आ जाता है कि जी हमने 180 या पता नहीं 170 सीटें जीती, फिर गोली क्यों चलाई, फिर पता नहीं हज़ारों लाशें इनको नज़र आती हैं ब्लू एरिया के पास, और फिर 27वीं तरमीम कहाँ से आ गई। ये एक नया नैरेटिव इन्होंने शुरू किया है जिसमें ये कह रहे हैं कि जी अदलिया जो है ना वो वीकन की जा रही है और अदलिया का बुरा हाल किया जा रहा है। पता नहीं और क्या क्या इन्होंने बोलना है और क्या क्या इन्होंने नैरेटिव बिल्ड करना है। इनका मसला ये है कि झूठ इतना ये बोल रहे हैं कि लोगों को सच लगने लग गया है। We are serious people. We don't. This is सर ये जो जोकर्स है ना, इनको जरा बोले खामोश रहिए। आप बोलते हैं इनकी जो जुल्म की दास्तान है ना सर। यस प्लीज। यस प्लीज। जो आप कर रही हैं उसका जवाब दे रहा हूं मैं। एक सेकंड। लीडर ऑफ द हाउस। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। टेक योर सीट। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है दोनों साइड्स को, ये कोई तरीका नहीं है। हम यहाँ कई लोग हैं जो पिछले 30 साल से इन हाउसेज में हैं, ये कभी ऐसे नहीं हुआ। तशरीफ रखें बहन, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप या तो चेयरमैन साहब, या तो आप एक लेक्चर दें सबको इस इजलास के बाद। कोई डिसिप्लिन होता है। इस हाउस को हम तजलील कर रहे हैं, इस हाउस की। मैं दोनों साइड को कह रहा हूँ ना, इधर से उधर को बात होनी चाहिए। जो कोई भी स्पीकर है, उधर से है इधर से है, उसकी बात सुने। आपकी बारी आएगी जो मर्जी कहें। ये मुनासिब नहीं है कि बात कर रहे हैं बीच में आप नारेबाजी कर रहे हैं और फिक्र कस रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी तमाम बहन भाइयों से दोनों तरफ कि प्लीज़ इस हाउस के तकद्दुस का ख्याल रखें। और चेयरमैन साहब आप ज़रूर एक दफ़ा एक लेक्चर दें जब ये इजलास ख़त्म हो अगली दफ़ा। थैंक यू। आई विल सेनेटर फलक शेर चित्राली साहबा, आई विल रिक्वेस्ट यू, फलक शेर चित्राली साहबा, इनको बुलाएं। फलक नाज चित्राली साहबा, नाउ यू विल नॉट इंटरफेयर with any speech, because when they are speaking then you should not interrupt, otherwise आपकी स्पीच भी कोई नहीं सुनेगा। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू। सर इनकी आप भी बारी आएगी तो जवाब दे देना। सर इनकी जो जुल्म की दास्तान है ना, वो सुन कर हमारे कान पक गए हैं। लेकिन ये जाने क्या कि जुल्म क्या होता है। इनका जुल्म तो कैद से शुरू होता है और रही तक पे ख़त्म हो जाता है। इनसे पूछें, हमसे पूछें जुल्म क्या होता है। जुल्म का पूछें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ानदान से और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी से। उनसे पूछें कि जुल्म होता क्या है। जिन्होंने फांसियाँ उठाई, जिन्होंने कैदें कबूल की, जिन्होंने कोड़े खाए। यहाँ मसरूर हसन साहब बैठे हैं, उन्होंने 12 साल तकरीबन कैद काटी है और उन्होंने कोड़े खाए हैं। जिन लोगों ने ज़ियाउल हक की आमरीत में कोड़े खाए उनमें मसरूर हसन साहब सर फहरिस्त हैं। सर आप बैठे हैं जिन्होंने नौकरियां देने की सज़ा पाई और आपने लोगों को नौकरियां दी और आपने 5 साल जेल काटी। या इधर से पूछेंगे कि जुल्म क्या होता है। आप लोगों को पता क्या है जुल्म होता क्या है। आपका जुल्म जो है वो शुरू होता है 9 मई से और आके 26 नवंबर पर ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा की बात ही नहीं आप लोगों को पता कि करना क्या है। आप में से किसी को पता है कि लाहौर में जो किला है ना, वहाँ पे एक अकूबत खाना होता था। आप में से कोई अकूबत खाने में गया? यहाँ पूछे लोगों से कितने लोग उस अकूबत खाने में गए और उनको टॉर्चर किया गया और कितने लोग बाहर निकले। आप लोगों को पता क्या है जुल्म क्या होता है। आप लोग जुल्म की बातें करते हैं। आपका तो जुल्म जो है वो शुरू होता है कैद से
और रिहाई पे आके ख़त्म, एक शख्स की कैद से शुरू होता है और रिहाई पे आके ख़त्म होता है। और अब बात हो रही थी कि शायद मैरिटल राइट्स की, कि उनको मैरिटल राइट्स जेल में मिलने चाहिए, वो भी जुल्म है गालिबन क्योंकि पूरे नहीं किए जा रहे। सुभान अल्लाह के अलावा आदमी कुछ नहीं कह सकता सर। अभी कहा गया कि जी हमें खौफ है उस शख्स के बाहर निकलने से। मैं मानता हूं कि सर हमें खौफ है उस शख्स के बाहर निकलने से, या इसलिए कि उस शख्स ने जितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, बाहर निकलकर मज़ीद इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा और इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगा। इनसे पूछें जुल्म क्या होता है, इनसे पूछें जब बच्चों के सामने, बेटी और बेटे के सामने उसके बाप को गिरफ्तार किया जाता है, जो आसिफ अली जरदारी को जब गिरफ्तार किया जाता है, चांद रात पर जब बीबी फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया जाता है, या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़ानदान से पूछें कि उनके साथ क्या हुआ था। आप लोगों को पता क्या हुआ था, और ये मकाफ़ात अमल है। याद रखें कि ये मकाफ़ात अमल है। जो करोगे, जो बोगे वो काटोगे, जो बोगे वो काटोगे। जो आपने बोआ वो आज आप काट रहे हैं, ना आपने बोआ होता ना आज आप काट रहे होते। अब इनको अब हम अगर बात करें 27वीं तरमीम की, हम बात कर रहे हैं, हम कल से सुन रहे हैं, जैसे परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि 27वीं तरमीम के ऊपर तो ये बात सिर्फ कर रहे हैं जुडिशल जो हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसकी। मसला ये है कि 27वीं तरमीम में हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं। ये पूछते हैं कहाँ से आ गया। सर मेरे ख्याल में मेमोरी बहुत शॉर्ट है। ये 2005 और 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ ने, ये उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और मेरे ख्याल में ये भूल गए हैं। इट वॉज इंडोर्स्ड बाय इमरान खान साहब एज वेल। उन्होंने भी इंडोर्स किया था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। हम तो मतलब आपकी मेमोरी मैंने जैसे अर्ज़ की बहुत शॉर्ट है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना कहीं से नहीं आया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है 2008 के मंशूर से लेके 2024 तक के मंशूर तक, हर मंशूर में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मुतालबा किया है पीपल्स पार्टी ने। और जब कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उस पार्टी का फ़र्ज़ होता है कि अपने मैनिफेस्टो में जो उसने अवाम के साथ वादे किए वो वादे पूरे करें। आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सपोर्ट कर रही है तो वो अपने उन वादों को वफा करने की बात कर रही है जो वादे उन्होंने अपने तमाम मंशूरों में अवाम के साथ किए थे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर टू इम्प्लीमेंट आवर प्रोमिसेस। आप शायद, आपके लिए तो शायद प्रोमिसेस जो हैं वो यू टर्न तक मुहित हैं कि जो आप वादा करें उसको अगले दिन तोड़ दें। हम वो वादों को, हम जो वादे करते हैं उन वादे पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि इन तरमीम से ना पार्लियामेंट का किरदार मजबूत हो रहा है। जुडिशरी वीकन नहीं हो रही, लेकिन पार्लियामेंट का किरदार मौसर बनाया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इस मुल्क में जुडिशरी ने मुंतखब वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत दे दी। इस मुल्क में जुडिशरी ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बगैर किसी वजह का डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप यहाँ बैठे हैं सर, आप मुंतखब वज़ीर आज़म थे, आप 18 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डज द जज हैज़ अ राइट टू सेंड एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होम? नो सर, ही डज नॉट। द राइट टू सेंड एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होम रेस्ट्स विद द पार्लियामेंट, नॉट विद द बेंच ऑफ जजेस। कौन, मतलब जिस जज का दिल चाहे वज़ीर आज़म को घर भेज दे, बात हो गई सर। अब सवाल इसलिए फेडरल ये चीज़ें ज़रूरी हैं लेके आनी। पार्लियामेंट को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जुडिशरी को वीकन नहीं कर रहे, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हम कोई जजेस नहीं हैं कि बैठ के कहें कि जी जुडिशरी के साथ वीकन किया जा रहा है। हम तो पार्लियामेंटेरियन हैं, हमें खुश होना चाहिए कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जा रहा है, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अच्छा, इनका मसला जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से नहीं है। इनका मसला असल में ये भी शायद क्योंकि इनके बानी ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एंडोर्स किया था 2005-06 में, तो वो मसला नहीं है इनका। इनका मसला तो ये है कि इनकी ख्वाहिश के जज चाहिए। अगर इनकी ख्वाहिश के जज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आ जाएं, वो 2-3 जज जो अभी भी मौजूद हैं, जो बकाया क्या कहते हैं, जो बकायाजात हैं, जो बाकियात हैं, वो अगर जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आ जाएँ तो ये तो खुश होंगे, तो धमाल डालेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 1 नहीं 4 चाहिए होंगे इनको, क्योंकि वो इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले देंगे। इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हों तो जज भी सही, इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हों तो बेंच भी सही, इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हों तो कोर्ट भी सही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना
वो आपकी मर्ज़ी के फैसले नहीं देगा, वो मेरिट पे फैसले देगा। आपकी ख्वाहिशात पर फैसले या मेरी ख्वाहिशात पर नहीं देगा, वो मेरिट के ऊपर देगा। और इसलिए और इससे जो पार्लियामेंट का किरदार को मजबूत किया जा रहा है ना, उससे सर 18वीं तरमीम की जो असल रूह थी, जिसको 19वीं तरमीम से हमें मजबूरन वापस लेना पड़ा था, उसको हम बहाल करने की, बरकरार करने की बातें कर रहे हैं। इकॉनमी की बात की यहाँ हमने कहा कि जी इकॉनमी की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें। सर इस तरफ के जो लोग बैठे हैं वो तो ये बात करना चाहते हैं, इसलिए कि इकॉनमी अगर बेहतर परफॉर्म करना शुरू होगी तो ये इररेलेवेंट हो जाएंगे। इनका मसला ये है, ये नहीं चाहते कि ये इररेलेवेंट रहें, इसलिए जब भी इकॉनमी की बेहतरी आती है ये कोई ना कोई मसला क्रिएट करते हैं। 9 मई क्रिएट करेंगे, 26 नवंबर करेंगे, चाहते ही नहीं कि इस मुल्क में इकॉनमी बेहतर हो, क्योंकि जिस दिन इकॉनमी बेहतर हुई उस दिन ये इररेलेवेंट हो जाएंगे, और ये इररेलेवेंट होना शुरू हो गए हैं। ये तो बात वज़ीर आज़म साहब ने दो बार नहीं, 4-5 बार उन्होंने बात की कि जी चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर बात करें, आए साथ आकर बैठें, बात करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी पहली तकरीर में और उसके बाद बारहा कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन आप तो हमसे डायलॉग करना ही नहीं चाहते, आप तो हमसे बात करना ही नहीं चाहते। आप उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो आपसे बात नहीं करना चाहते। बात इवेंचुअली आपको सियासतदानों से ही करनी पड़ेगी, उनसे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, वो आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो अब अगर आप में अकल आ गई है तो आप बात करना चाहते हैं तो जनाब आपको बैठना चाहिए था उस कमेटी में जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी थी, जिसके अंदर कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान थे, आप भी थे, आपके मेंबर्स भी उसके अंदर शामिल थे, उसमें आपको बात करनी चाहिए थी। आपको रिजर्वेशन थी 27वीं तरमीम पे, वहाँ आते, वहाँ बात करते 27वीं तरमीम पे जो आपको रिजर्वेशन थी। थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर। सेनेटर दिनेश कुमार।